डे फॉर इकोनॉमिक्स की हम आज बात वापस से शुरू करते हैं अपनी, राइट। तो कल हमने डिमांड का चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ बोल रहे थे प्रॉब्लम होती है, ये होता है वो होता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपका हिंदी का मॉड्यूल भी डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, ठीक। और जो भी टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये हिंदी में कैसे लिखा हुआ है। तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली अब बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नो डिमांड हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, और हमने डिमांड में क्या क्या पढ़ लिया था स्टार्ट करते हैं वहीं से। और डिमांड के चैप्टर में सभी जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज जल्दी जल्दी, राइट। तो कल हमने देखा था मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिमांड क्या है, यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ डिमांड, मांग का अर्थ, ठीक है। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की समानतः मांग की जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक प्रवाह है, फ्लो कंसेप्ट है। अरे आर यू गेटिंग इट? मैं आज ये डाउनलोड करके इसलिए लेके आया हूं तुम्हारे लिए, सो दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। हाँ, कैसे डाउनलोड किया? आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड किया। इतना शोर मचाते हो ना, इतनी देर में तुम जाकर के वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। आई विल टेल यू हाउ आई हैव डाउनलोडेड। वेट, लेट मी टेल यू। ये मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैंने ये हिंदी का मॉड्यूल कैसे डाउनलोड किया है। तो सुनो, आईसीएआई बीओएस नॉलेज पोर्टल, यहां पे तुम जाओगे, यहां पे फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स के अंदर तुम्हारा आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर 4 जो है आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, ऐसा करके क्या आएगा। इसको जब आप ओपन करोगे ना, तो वहां पे ऐसे लिखा रहेगा मॉड्यूल स्टडी मटेरियल, ऐसा कुछ। जब इस स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे स्टडी मटेरियल तो खुलेगा, नीचे लिखा रहेगा हिंदी मीडियम। और इस हिंदी मीडियम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो मटेरियल जो मैंने डाउनलोड कराया आज यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां से मैं ये लेकर के आ गया हूं मटेरियल आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, तो हिंदी वाले बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, 2-3 दिन हो गए थे, सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। मैं हिंदी का मटेरियल ले आया हूं, अब वो पता नहीं लोग कहाँ गायब है, राइट। चलो, क्या क्या पढ़ा था हमने कल, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड हमने देखा था, मांग का मतलब, ठीक है ना, मांग की परिभाषा, राइट, मांग का अर्थ। उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, ठीक है, प्रवाह है, ठीक है ना, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डिमांड कर्व क्या होती है। अरे डिमांड कर्व हो गई ना ये, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस, उसका ग्राफ बना दिया, ग्राफ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिमांड कर्व। और उसको जब टैबुलर प्रेजेंटेशन कर दिया टेबल में, तो वो क्या हो गया, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व हो गया। उसके बाद एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। जब किसी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को हम ऐड कर लेते हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स होंगे मार्केट के अंदर, वो उसकी डिमांड कर रहे होंगे, और जब हम उसको ऐड कर लेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा, मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड को देख लेते हैं एक दफा। ये देखिए, market demand is defined as the sum of individual demands for a product at a price per unit of time. In other words, it is the total quantity that all consumers of a commodity are willing to buy per unit of time at a given price, all other things remaining constant, ठीक है। तो यहां पे ये PQR, ये कस्टमर्स है, अलग 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 बायर्स हैं, और ये प्राइस है,
तो प्राइस अगर 5 है, प्राइस अगर 5 है तो 5 में पी कितनी डिमांड करता है, क्यू करता है, आर करता है, टोटल मार्केट डिमांड इनको ऐड करके आ गई, सिंपल। ठीक है। अच्छा, स्टॉक एंड फ्लो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, स्टॉक एंड फ्लो का कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखो, स्टॉक एंड फ्लो में वापस से एक दफा समझा देता हूं आप लोगों को, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक एंड फ्लो एक बार वापस समझा देते हैं आज आप लोगों को। स्टॉक एंड फ्लो कल भी बोला था इन्होंने, उसके बाद आगे चलेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड से। देखो क्या होता है कि डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं। बात करनी है हमारे को स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी measured at a particular point of time, यहां पे क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी measured over a period of time। ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल हमने दिया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल अकाउंट आपका, और यहां पे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको बैलेंस शीट का। ठीक है। यहां पे टाइम डायमेंशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पे टाइम डायमेंशन जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे यस और नो? स्टॉक एंड फ्लो समझ में आ गया? हाँ, सेविंग फ्लो सही है, जो कुछ भी है। सेविंग इज अ फ्लो कंसेप्ट, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब ये आप तुम लड़ाई करते रहना बाद में कौन सा कंसेप्ट क्या है। बेसिक मीनिंग समझ में आ गया क्या? अरे यस और नो? ठीक है, चलें आगे। अरे स्टॉक है फिर लड़ाई करते रहेंगे, ये बता दिया एक दफा। अभी आगे चलते हैं। मार्केट डिमांड हो गया। मार्केट डिमांड के बाद ये इसका जो शेड्यूल बनता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड को मार्केट की जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गई मार्केट डिमांड, और इसका फिर हमने क्या बना दिया, ये कर्व। तो इसको क्या बोल दिया, मार्केट डिमांड कर्व। अरे इसको प्लॉट कर लिया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया, राइट, सिंपल है। ठीक है। उसके बाद हमने कल देख लिया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सर? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट किट्रस पेरिबस, मतलब बाकी चीजों को क्या कर दें, इक्वल कर दें। बाकी चीजों को क्या कर दें, इक्वल। ठीक है। और अगर प्राइस की हम बात करें, ठीक है, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की मांग गिरती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। और यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, देखो किसी वस्तु की मांग गिरती है तो उसकी मांग गिरेगी, यहां पे मूल्य लिखना चाहिए ना। अरे समझ रहे हो ना, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, तो उसकी मांग की मात्रा घटेगी। अरे जब प्राइस बढ़ेगा, सिंपल समझो ना इसको, सिंपल देखो यहाँ पे लिखा है, देखो कीट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बीइंग अदर थिंग्स इक्वल। ये छोटा छोटा नोट्स ऐसे तुम भी तो लिख सकते हो ना अपना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, अरे मूल्य गिरता है मांग बढ़ेगी, ठीक है, देन मूल्य बढ़ता है मांग गिरेगी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है, वेरी इजी, राइट। उसके बाद हमने बात की थी डिमांड डिटर्मिनेंट्स की। अरे व्हाट आर डिमांड डिटर्मिनेंट्स? ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, इसको मैंने कहा था दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है मेन फैक्टर, फिर होता है अदर फैक्टर। तो मेन फैक्टर बोले तो क्या, प्राइस, अरे यस और नो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स में आएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स। फिर टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बार हिंदी मीडियम वाले के लिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये।
वस्तु का मूल्य, उपभोक्ताओं की, उसके बाद संबद्ध वस्तुओं का मूल्य यानी रिलेटेड गुड्स, अरे आर यू गेटिंग इट, उपभोक्ताओं की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की रुचियां तथा प्राथमिकताएं, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन ऑफ द कंज्यूमर्स, अन्य अदर्स, ठीक है, उपभोक्ताओं की प्रत्याशिताएं, अरे एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, आर यू गेटिंग इट, अब समझ में आ रहा है? इतना लड़ाई करने से कोई फायदा होता नहीं है, पता है आपको? तुम लोग क्या है, पढ़ना चाहते नहीं हो, सिंपल सी बात है, जो पढ़ेगा उसको समझ में ऑलरेडी आएगा, ठीक है? तो अब हम एक एक फैक्टर को पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, अब हम फैक्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से डिमांड किस तरीके से। हाईलाइट क्या करता हूं, देखो ना, कुछ नहीं है हाईलाइट, देखो ना, कुछ नहीं है, प्लीज देखो ना, क्या हाईलाइट है यहाँ पे, कुछ भी हाईलाइट नहीं है, देखो सिंपल है, ये देखो, ये सिंपल 2 लाइन हाईलाइट है, उसमें हाईलाइट करके यू हैव टू रीड द एंटायर थिंग, आपको एक दफा पढ़ना पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई, अभी वंस यू हैव टू गो थ्रू इट, पूरे मॉड्यूल को तो पढ़ोगे ना एक दफा, ठीक है? कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है सारा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो आओ नीचे, अब सबसे पहला जो हमने देखना था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस तो हमने ऑलरेडी देख लिया ना, किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में क्या चल रहा है, प्राइस ही तो काम कर रहा है, जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, आर यू गेटिंग इट? वेरी सिंपल, तो प्राइस का तो यहाँ पे गेम ओवर हो गया, तो प्राइस को पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस गिरेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ऑलरेडी वी नो, ठीक है? प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, ऑलरेडी वी नो, ठीक है? ये तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ही तो स्टडी कर रहे हैं, बाकी अदर चीज जो है, अदर फैक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है ना? चलिए अब अदर फैक्टर्स की बात करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, ठीक है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जब हम बात करते हैं, तो रिलेटेड गुड्स, ये जो मेन गुड है उससे कुछ जुड़े हुए गुड्स हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह पे जो काम में आए जाते हैं। अरे आप लोग सब स्कूल जाते थे, वहां पे कोई मैडम अगर एब्सेंट हो जाती थी, कोई टीचर अगर एब्सेंट हो जाती थी, तो वहां पे प्रॉक्सी पीरियड लगता था, ठीक है? उसकी जगह पे दूसरी टीचर यूज आ जाती थी, वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, राइट, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल दिया है पेप्सी और कोक, ठीक है? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें पेप्सी पी सकते हो, कोक भी पी सकते हो, आर यू गेटिंग इट? सिंपल है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं, वो रिलेटेड गुड्स हैं दैट आर यूज्ड विद वन अनदर, ठीक है? तो समझ में आ रहा है डिफरेंस, that are used in place of one another and used with one another, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अब इनसे हम समझेंगे डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इनसे डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात मैं करूं, राइट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं, अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को देख रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देखते हैं, तो प्राइस ऑफ मेन गुड जो है उसको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट, उसको क्या रखते हैं, कांस्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम अदर फैक्टर्स को पढ़ते हैं, जैसे हमने जब प्राइस को स्टडी किया था, तो हमने अदर फैक्टर्स को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था, ठीक है? अब हम जब अदर फैक्टर्स के हिसाब से डिमांड को स्टडी करेंगे, तो हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब इसको समझिए, यहां पे मैंने सब कुछ चीज यहां पे आपके लिए लिख रखी है। इट मींस दैट इफ देयर आर टू गुड्स, अगर वहां पे दो गुड्स हैं, लेट सपोज पेप्सी एंड कोक, ठीक है? पेप्सी जो है वो आपका मेन गुड है, पेप्सी आपका क्या है, मेन गुड, ठीक है? कोक जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है? नाउ वी विल लुक एट द प्राइस ऑफ, प्राइस किसका देखेंगे हम, कोक का, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस देखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड का क्या देखेंगे, प्राइस, और उसका इंपैक्ट देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे डिमांड पे, किसकी डिमांड पे, मेन गुड की डिमांड पे। आर यू गेटिंग इट? उसका इंपैक्ट हम किस पे देखेंगे, मेन गुड की डिमांड पे देखेंगे सर, ठीक है? यहां पे मेन गुड कौन सा है, पेप्सी। अब क्या होता है कि मान लीजिए हम कोक की प्राइस देख रहे हैं, पेप्सी की प्राइस क्या है, कांस्टेंट, याद रखिएगा, मेन गुड की प्राइस क्या रखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है? चलिए, हाँ, स्नॉब इफेक्ट, वेबलिंग इफेक्ट अभी बता दूंगा, सब टेंशन मत लो, अभी सारा का सारा करना है, जल्दी जल्दी करने दो एक बार, ठीक है? अगर कोक जो है उसका प्राइस अगर 10 रुपए है, ठीक है,
पेप्सी भी 10 रुपए पे बिकती है। पेप्सी की प्राइस को आप एक बार भूल सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। अब कोक अगर 10 रुपए की बिकती है, पेप्सी भी 10 रुपए की बिकती है, ठीक है, तो क्या डिमांड होगी? अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ कोक 10 है तो डिमांड पेप्सी की है 100, ये मान लीजिए एक बार, ठीक है। अब नाउ इफ कोक इज सोल्ड एट ₹12, देन सम कोक डिमांड विल शिफ्ट टू पेप्सी। अब क्या हो गया, कोक जो है वो महंगा हो गया, तो कोक की कुछ डिमांड जो है वो कहां आ जाएगी, पेप्सी पे आ जाएगी, ठीक है। तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कोक 12 का हो गया तो कुछ कोक की डिमांड किस पे आ जाएगी, पेप्सी पे, क्योंकि पेप्सी तो अभी भी 10 है ना, इसका प्राइस पेप्सी का तो कांस्टेंट है ना, प्राइस ऑफ मेन गुड इज कांस्टेंट, राइट, ठीक है। नाउ इफ कोक इज सोल्ड एट 8, अब कोक सस्ता हो गया तो पेप्सी वाले जो 10 रुपए में पेप्सी खरीद रहे थे अब वो क्या खरीदेंगे, 8 रुपए में कोक। सम पेप्सी का डिमांड विल शिफ्ट टू कोक, कुछ पेप्सी की डिमांड जो है वो कोक में शिफ्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। मीनवाइल द प्राइस ऑफ पेप्सी इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ पेप्सी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये कौन से गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। यहां पे प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, यहां पे प्राइस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव। मतलब अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मेन गुड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज, ठीक है। और अगर प्राइस फॉर सब्स्टिट्यूट घटेगा तो डिमांड फॉर मेन गुड भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है, ठीक है। यहां पे अदर फैक्टर्स, व्हेन अदर फैक्टर्स वर्क, यहां पे फैक्टर कौन सा काम कर रहा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो मेन फैक्टर जो है प्राइस, वो क्या है, कांस्टेंट है। और जब प्राइस काम करता है तो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ग्राफिकली बता तो दिया, अरे ग्राफिकली बता तो दिया, ग्राफिकली बता दिया मैंने। नीचे हमने क्या दिखाया, देखो ग्राफ में देखो ना, नीचे है डिमांड फॉर पेप्सी, क्या तुम देख पा रहे हो? वेट, ये वाला देखो ना, ये चीज देखो यहां पे, क्या तुम देख पा रहे हो इस फिगर को? नीचे यहां पे हमने लिखा है डिमांड फॉर पेप्सी, डिमांड फॉर मेन गुड है, मेन गुड हमारा पेप्सी था, और यहां पे हमने प्राइस ऑफ पेप्सी लिखा है। तो प्राइस ऑफ पेप्सी तो कांस्टेंट है, 10 रुपए, ठीक है। इसको मैं वापस से क्लियरली यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा डायग्राम बनाया है, यहां पे हमने लिखा है प्राइस ऑफ पेप्सी। तो प्राइस ऑफ पेप्सी, पेप्सी तो क्या है, मेन गुड है ना, ठीक है। इसका प्राइस जो है, प्राइस वो तो कांस्टेंट है 10, ये कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड इसकी बढ़ती घटती रहेगी ना। यहां से अगर डिमांड बढ़ी तो ये क्यों बढ़ी, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक, अरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया। और यहां से अगर डिमांड जो है, ये D1 ये D2, इंक्रीज इन डिमांड, ये D1 है, ये भी D1 ये D2, राइट। अगर यहां पे डिक्रीज हुई तो ये क्या हुआ, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक। समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या कम हो रहा है, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, ठीक है। सर जो मॉड्यूल में एमसीक्यू दिया है वो करना है, ग्राफिकली बता दो सर। हाँ वो तो करने ही है एमसीक्यू तो सारे, व्हाट यू आस्क, क्लियरली पूछते ही नहीं हो तुम लोग, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो, ठीक है। सो लेट अस अगेन सी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं दैट आर यूज्ड विद वन अनदर, ठीक है। तो जैसे यहां पे मेन गुड है कार,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गया? पेट्रोल। अरे कार बिना पेट्रोल के चल सकती है क्या? नो सर, नहीं चल सकती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिमांड देखेंगे मेन गुड की, कार की, और प्राइस देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। ठीक है, चलिए यहां पे प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल 10 रुपए का है, तो हमारी कार जो है डिमांड है उसकी 100। ठीक है, अब पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? एकदम इंक्रीज कर जाएगी, राइट। तो यहां पे जो ये इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कार है, दिस इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यानी पेट्रोल। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट इज व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर ऊपर जाएगा तो मेन गुड की डिमांड जो है वो नीचे जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो मेन गुड की डिमांड जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है सफिशिएंट है क्या? अब ये क्या मैं कोई भगवान हूं क्या मैं बताऊंगा? बताओ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना बना करके, एमसीक्यू तो कोई पेपर है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बताओ। बस अभी ये कोई ये नहीं पूछ रहा कि सर पेपर कब बता रहे हो आप। ठीक है, वो भी पूछ लेगा अभी कोई बच्चा थोड़ी देर में, है ना। मतलब दे डू नॉट हैव टू स्टडी, जस्ट गिव देम एवरीथिंग एंड दे ओनली वांट टू लर्न इट। एक बार में उनको सारा सामान दे दो, वो क्या करेंगे? उसका जूस बना के पी जाएंगे और फिर सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है ना। तो प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट। हमने देख लिया कि जब अदर फैक्टर्स काम करते हैं तो मेन जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो, अब इनकम जब भी पढ़ते हैं हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो मॉनेटरी इनकम और एक रियल इनकम। ठीक है, वैसे इतना डीप में पढ़ने का कोई जरूरत होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा जल्दी से बता दे रहा हूं। ठीक है, मॉनेटरी इनकम को हमारे को डिमांड में स्टडी करना है। रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम होती है इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी दिस पेन? ठीक है, मेरी इनकम अगर 1000 रुपए है, ये मेरी मॉनेटरी इनकम है, मुझे 1000 रुपए हर महीने मिलते हैं, 1000 रुपीज। दिस पेन इज वर्थ ₹10। ठीक है, तो मैं कितने पेन खरीद सकता हूं अपने 1000 रुपए से? कितने पेन खरीद सकता हूं? मुझे बताओ ना, कितने पेन खरीद सकता हूं? बताओ। आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि मेरी मॉनेटरी इनकम 1000 है, ये पेन 10 रुपए का है, हाउ मेनी पेन्स आई कैन बाय विद दिस 1000 रुपए? अरे 100। कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 100 पेन्स आई कैन बाय। तो ये 100 जो है इन टर्म्स ऑफ दिस पेन, दिस इज माय रियल इनकम। दिस इज व्हाट? रियल इनकम। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। लेकिन यहां पे हमारे को डिमांड की स्टडी के लिए वी हैव टू स्टडी व्हाट? मॉनेटरी इनकम। वी हैव टू स्टडी व्हाट? मॉनेटरी इनकम। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, बेसिक नेसेसिटी, इंफीरियर गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स। यहां पे हमारे को ये सारी चीजें देखनी है, इन गुड्स के हिसाब से इनको स्टडी करना है। ठीक है, अब बेसिक नेसेसिटी में क्या होता है? देखिए, बेसिक नेसेसिटी जैसे यहां पे लिख रखा है, एग्जांपल मिल्क है, सॉल्ट है। ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है बेसिक नेसेसिटी के केस में, तो डिमांड में इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लेवल। ठीक है, अरे एक बात बताओ, आज तुम्हारी इनकम कम है, आज तुम्हारी इनकम कम है, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू कंज्यूम द अमाउंट ऑफ मिल्क जो आपको पीना चाहिए। आपको मान लीजिए ऐसा सरकार कहती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला आपको एक दिन में 1 लीटर दूध पीना है, ठीक है, 1 लीटर मिल्क पीना है, या 1 चुटकी नमक खाना है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप 1 चुटकी नमक खा सको। ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटी है, ये भी आप पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आप 1 लीटर दूध कंज्यूम करने लग गए, या आप 1 चुटकी नमक खाने लग गए, राइट, 1 चुटकी नमक अगर आप खाने लग गए, ठीक है, और फिर आपकी इनकम उसके बाद और इंक्रीज कर गई, तो क्या आप 1 चम्मच नमक खाओगे अगले दिन से, या 10 लीटर दूध पियोगे? नहीं ना। बेसिक नेसेसिटी की डिमांड एक लेवल तक ही इंक्रीज हो सकती है, उसके बाद वो क्या होगी?
कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगी, बेसिक नेसेसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। हो सकता है कि पहले वाली इनकम में ही आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती हो, तो बेसिक नेसेसिटी की डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम कैटेगरी ऑफ गुड्स देखते हैं इनकम से जुड़े हुए, लग्जरीज एंड कंफर्ट, ठीक है, लग्जरीज एंड कंफर्ट, ठीक है। तुम्हारे लिए कार जो है, कार लग्जरी है, लग्जरी है, इनकम बढ़ेगी तो कार की डिमांड भी बढ़ेगी। यहां पे इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, मतलब इनकम बढ़ रही है और हमारा डिमांड फॉर लग्जरीज एंड कंफर्ट इज ऑल्सो राइजिंग, ठीक है। अब तुम जब बुक पढ़ोगे ना, वहां पे इन्होंने डिफरेंस भी बता रखा है कि लग्जरी और कंफर्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कंफर्ट तो आजकल मान लो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कूलर है, सो दिस इज अ कंफर्ट। लग्जरी क्या होगा, एयर कंडीशनर, उसका अच्छी चीज, उससे भी बेहतरीन, ठीक है। कूलर से आराम तो मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। हिंदी में बताओ इनके नाम, जाकर के देखो ना, ये देखो, लाओ आ जाओ, ये बच्चे क्या है, इनको प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज हो गया, ठीक है, उपभोक्ता की आय। अब इसमें क्या बताऊं मैं, इसको रीड करो ना तुम, तुम्हारे को समझ में आएगा। हिंदी में बताओ इनके नाम, इनको बताओ, दे आर नॉट, यू नो, उनको समझना नहीं है, ठीक है ना। तो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट। अब इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, ये गुड्स जो होते हैं ये लो इनकम ग्रुप के लिए बने होते हैं, लो इनकम ग्रुप के लिए, जैसे कोर्स ग्रेन्स, हार्ड ग्रेन होती हैं जो प्रॉपरली रिफाइंड नहीं होती, पॉलिश नहीं होती, वो ग्रेन्स हो गई, ठीक है। चलिए, तो अब इंक्रीज अगर हमारी इनकम होगी, इनकम अगर हमारी बढ़ेगी, तो ऐसी चीजों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अरे ऑब्वियसली बात है, पहले जिन चीजों की डिमांड होती थी जब लो इनकम कैटेगरी में होती थी, जैसे कि कोर्स ग्रेन्स हो गए, ठीक है, बाजरा हो गया, बाजरा एंड ऑल कोर्स ग्रेन्स, ठीक है, तो इनकी डिमांड जो है अब कम हो गई। क्यों, क्योंकि इनकम लोगों की बढ़ने लग गई, तो लोग क्या खाने लग गए, व्हीट, अरे आटा खाने लग गए ना, व्हीट, ठीक है, तो इनकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो यहां पे इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव, किसके केस में, अरे किसके केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, छोटा सा ही है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गिफन गुड्स। अरे गिफन गुड्स एक कैटेगरी ऑफ गुड्स है, ठीक है, समझना। बेसिक नेसेसिटी में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, अप टू अ सर्टेन लेवल है, बस खत्म, सिंपल है, खत्म ना। चलिए, गिफन गुड्स का डिस्कशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखना इसको, क्या है, क्या नो, क्या नो, पता नहीं क्या कुछ भी लिखता रहता है, नो यस अपने आप ही, ठीक है ना। चलो, गिफन गुड्स में क्या होता है, ये एक कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स है जहां पे आपका इनकम इफेक्ट जो है वो तो नेगेटिव होता ही है। अरे अभी देखा ना कि इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव, लेकिन इसके केस में प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है मैं बताता हूं। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है ऐसे गुड्स की अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी उनकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और इनकम जो है वो तो कम हो रही है, इनकम तो कम हो ही रही है और डिमांड बढ़ रही है, मतलब ये गुड्स इंफीरियर गुड्स तो है ही, ठीक है। लेकिन इनको गिफन क्यों कहा, क्योंकि इनकी प्राइस बढ़ रही है तो भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। अरे हमने जनरली जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, प्राइस घटे डिमांड बढ़े, यही होता है ना लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन यहां पे तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर गया, सो दिस इज व्हाट गिफन गुड इज, व्हाट इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो सर ये गुड्स कैसे होते हैं, देखिए 1930 1930 ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, ठीक है। अरे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस केस में क्या हुआ कि मीट जो है यूएस में और यूके में, और ब्रेड, इसका एग्जांपल दिया जाता है, मीट को एक सुपीरियर गुड माना जाता है, सुपीरियर, जो अच्छे लोग, अमीर लोगों के लिए बनाए क्योंकि इट इज रिच इन प्रोटीन, और ब्रेड को जो है
इट इज कंसिडर्ड एज इंफीरियर गुड, इसको इंफीरियर गुड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है, प्रोटीन में रिच नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, प्रोटीन होता ही नहीं है उसमें, कार्ब्स होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों की नौकरियां चली गई, ग्रेट डिप्रेशन के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो वो मीट खाएंगे या ब्रेड खाएंगे? सर ब्रेड खाएंगे। तो ब्रेड की डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई, लोगों की इनकम कम होने लग गई, ब्रेड की डिमांड बढ़ने लग गई, ठीक है। और ब्रेड की सप्लाई तो लिमिटेड रहेगी ना, अरे जितनी ब्रेड बनती है उतनी बन सकती है, ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जब सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड बढ़ती जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है? प्राइस बढ़ जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? अरे मैं कोई चीज सप्लाई लिमिटेड कर रहा हूं लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? महंगा बेचूंगा, महंगा, ठीक है। मेरे पास ये पेन केवल 100 पड़े हैं लेकिन डिमांड वहां पे 300 की हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? एक पेन के 100 ही है मेरे पास, एक पेन में 1000 रुपए का बेचूंगा। लेना है, लेना है, लेना है, नहीं लेना जाओ, सिंपल है। तो इस केस में क्या हुआ, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ कि डिमांड जो है वो बढ़ती रही ब्रेड की, इंफीरियर गुड की, ठीक है। इनकम कम हो गई, उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, इंफीरियर गुड है, ठीक है, और प्राइस भी बढ़ती गई। तो ऐसे गुड्स को कहा गिफन गुड्स। अब ये किसने इनको कंसेप्ट इसका डिराइव किया था, ये बुक में जाकर के मुझे बताना, ठीक है, कौन था वो महान आदमी जिसने गिफन गुड्स का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है, जैसे इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी जो है बढ़ जाएगी। कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं और कोई गुड्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा चीजें डिमांड करोगे, ठीक है। अब ये कुछ टेस्ट प्रेफरेंस फैशन से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें हैं। देखिए, जब टेस्ट प्रेफरेंस फैशन फेवरेबल होगा, फेवरेबल है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और जब अनफेवरेबल है तो डिमांड जो है वो घटेगी, ठीक है। अब यहां पे कुछ एक टर्म्स पढ़नी है, हाँ रॉबर्ट गिफिन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहां पे कुछ टर्म्स पढ़नी है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वेगन इफेक्ट। अरे मेरे को एक बात बताओ, पहले सबके घर में एक सीआरटी टीवी होता था, सीआरटी, ऐसा मोटा सा पीछे से होता था, ऐसा टीवी होता था, पीछे से बहुत मोटा सा होता था, ठीक है, गोल सी स्क्रीन होती थी उसकी। लेकिन क्या हुआ, पड़ोस वाले घर में क्या आ गया? एलसीडी। तो तुम्हारे घर में भी क्या आ गया? एलसीडी। शर्मा जी क्या है, वर्मा जी क्या है, उसके बाद सारे पूरी कॉलोनी में आ गया, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया ना, ठीक है, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब होता है एसोसिएशन विद सोशली सुपीरियर, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गया, आईएएस बन गया तुम्हारा कोई दोस्त, ठीक है, तो तुम अपने आप को उससे रिलेट करोगे, अरे मेरा फ्रेंड है। एसोसिएशन विद सोशली सुपीरियर इज कॉल्ड ए स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। हम लोग सोसाइटी में उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद वेबलन इफेक्ट, ये होता है रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ लग्जरीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए डायमंड है, डायमंड, तो डायमंड के केस में क्या होगा, जब डायमंड का प्राइस जितना बढ़ता जाता है उतना उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। अरे ये हीरा, इस पे हीरा लगा हुआ है, देखो अभी दिखेगा नहीं तुम्हारे को, ठीक है, ये हीरा इस पे लगा हुआ है, काले रंग का हीरा है, बहुत महंगा है, 1 करोड़ रुपए का बोली लगती है, मैंने 1 करोड़ में खरीदा, अरे मैंने तो 2 करोड़ में खरीदा है, उससे भी बेशकीमती है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, ठीक है, क्या कहते हैं। और ये लग्जरीज के केस में होता है, किसके केस में होता है? लग्जरीज के केस में, ठीक है। तो यहां पे जो है डिमांड बढ़ती जाती है, प्राइस जो है बढ़ती रहे तो भी, तो यहां पे भी कॉन्स्पिशियस गुड्स के केस में भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल कर जाता है, मतलब इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अरे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस कम होगी तब डिमांड बढ़ेगी ना, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, उपभोक्ता की प्रत्याशिताएं, प्रत्याशाएं, प्रत्याशाएं, सॉरी, ठीक है ना, गलत बोल दिया मैंने, माफ करना, ठीक है ना। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ेगी। अरे अभी गर्मी आने वाली है,
ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ेगी ना, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी, हालांकि लॉकडाउन है मिल नहीं रही है, लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी ना, ठीक है। उसके बाद अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन अनफेवरेबल है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स भी हमारे को देखने हैं जिसका इंपैक्ट डिमांड पे होता है। तो बेसिकली अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली साइज विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नेशनल इनकम जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेवरेबल है, फेवरेबल, ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल है, तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी में डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में यूथ ज्यादा है तो मोटरसाइकिल की डिमांड विल इंक्रीज, ओल्ड पीपल ज्यादा है तो चश्मों की डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है, इट डिपेंड्स, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट एंड इंटरेस्ट फैसिलिटी, अरे अगर तुम्हारे को क्रेडिट का मतलब है तुम्हारे को इजीली लोन मिल रहा है, अगर लोगों के पास इजी लोन की फैसिलिटी है, अरे वेबलन इफेक्ट एक बार और समझा दो, वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है एसोसिएशन विद, वेबलन इफेक्ट का मतलब सिंपल है सर, वेबलन कॉन्स्पिशियस एक ही है, हाँ एक ही है, देखो ना मैंने लिखा है अलग अलग, मैंने उसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखा है, तुम्हारा बुक में जैसे दिया हुआ है ना उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ना। वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। लग्जरीज के केस में व्हाट हैपेंस इज दैट इन लग्जरीज का डिमांड जो है वो बढ़ता रहता है, इनका प्राइस बढ़ता है तो भी, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन या वेबलन इफेक्ट, ठीक है। ये आदमी है, इसने वेबलन इफेक्ट निकाला था, मेरी बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। काइंडली एक्सप्लेन रियल एंड मॉनेटरी इनकम, अरे मॉनेटरी इनकम वो इनकम जो तुम्हारे को पैसे में मिल गई, 1000 रुपए तुम्हारे को दे दिए हर महीने, तुम्हारी मॉनेटरी इनकम है, उस 1000 रुपए से तुम ये 100 पेन खरीद के आए, ठीक है। जब तुम ये 100 पेन उस 1000 से खरीद के आओगे तो ये 100 पेन से जुड़ी हुई जो इनकम है वो रियल इनकम है। रियल इनकम मतलब ये 1000 रुपए से मैं ऐसे 100 पेन खरीद सकता हूं, तो माय रियल इनकम इज 100 पेन्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज, इनको आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। शो द स्टेटस, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पे जो इतना लिखा हुआ है ना, इतना समझ लोगे ना बहुत है, इतना डिस्टिंग्विश भी है ना कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, किताब पढ़ लेना एक दफा, ठीक। आगे चलें, जल्दी चले ना आगे, तुम इतना बीच बीच में रोक देते हो मुझे, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट फैसिलिटी, अगर मान लो क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाता है, तो लोग उस पैसे से क्या करेंगे, अरे जब हाथ में पैसा आएगा तो उसको खर्च करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी है, लो रेट्स पे क्रेडिट मिल रहा है, कम ब्याज के ऊपर पैसा मिल रहा है, तो सब लोग क्रेडिट लेंगे, सब लोग लोन लेंगे और फिर उससे डिमांड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है डिमांड फंक्शन का, अरे अगर जिसने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया तो उसके लिए डिमांड फंक्शन कुछ भी नहीं है, और उसने अगर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ लिया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं डिमांड को फंक्शनल रिलेशनशिप की तरह एस्टैब्लिश करो। किसका फंक्शन है डिमांड, इट इज द फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े ना कौन कौन से, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है इनका फंक्शन क्या है, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, हाँ समझ में आ गया। तो ये डिमांड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो। अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, फेल। अरे अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस नीचे जाएगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड घटेगा, अरे यही तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, ऐसी ऐसी कुछ बातें बता रहा है, ठीक है। तो पहला क्या बात बताई इसने, लॉ ऑफ डिमांड फेल कॉन्स्पिशियस गुड्स के केस में। अरे सर ये वो आइटम है जिसकी प्राइस जितनी बढ़ेगी ना उसकी डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्स्पिशियस गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल है, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। उसके बाद गिवन गुड्स, अरे सर ये तो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है,
इनकम इफेक्ट नेगेटिव, मतलब इनकम बढ़े डिमांड घटे, इनकम घटे डिमांड बढ़े। और ऐसे गुड्स जहां पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, मतलब वो इंफीरियर गुड्स तो है लेकिन वहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो गया, अरे उनकी प्राइस बढ़ रही है तो भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। अरे देखा था ना ब्रेड के केस में, वो क्या बोल दिया, गिफन गुड्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पड़ोस वाले घर में अगर एलसीडी आ गया ना तो फिर भाई साहब, अगर शर्मा जी के घर में एलसीडी आ गया तो वर्मा जी की वाइफ को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने का एलसीडी है, उनको चाहिए। मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स क्यों हो जाता है? अरे भाई क्या पढ़ रहे हो तुम, क्या समझ रहे हो, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो, खुद ही नहीं पता। मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स क्यों हो जाता है? हद हो गई, कैसे हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स? लॉ ऑफ डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड ही रहेगा। हाँ, एंटीक भी वेवलेन इफेक्ट में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। उसके बाद हैबिचुअल्स, पहले हम सबके घर में एक चैनल चलता था डीडी, दूरदर्शन, आजकल सबके घर में चलता है टाटा स्काई है। ठीक है, हैबिट हो गया ना, ठीक है ना, तो अब हैबिट हो गया तो हर महीने आदमी 500 रुपए देने के लिए भी तैयार है, 1000 रुपए देने के लिए भी तैयार है। आर यू गेटिंग इट? तो हैबिचुअल्स के केस में प्राइस बढ़े तो भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो द डिमांड, देयर इज लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। सर ये समझ में नहीं आया इग्नोरेंस के केस में कैसे होता है? ठीक है, जैसे मान लो, जैसे आप अपनी कोचिंग का एग्जांपल ले लो। कोचिंग में जनरली क्या होता है, बच्चा क्या देखता है, सर नाम क्या है, कोचिंग का नाम है XYZ क्लासेस, वेरी फेमस, माय फ्रेंड आल्सो यूज्ड टू गो देयर, मेरा दोस्त वहीं जाता था XYZ में, पता है क्या तेरे को, उसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, पता है तेरे को है? अब वो 500 बच्चों में से 5 ही पास हो रहे होंगे, और जो 5 पास हो रहे होंगे वो भी रिपीटर्स होंगे, गॉड नोज। ठीक है, ठीक है, अब इस XYZ कोचिंग के सामने नाम है, उसका नाम के हिसाब से काम हो रहा है। ये XYZ कोचिंग वाले पैसे लेते हैं 1 लाख रुपए पूरे कोर्स के। ठीक है, उसके सामने XYZ ने, एक बंदा था वो बहुत बढ़िया पढ़ाता था, उसने कहा कि इन XYZ वालों का गेम मैं खत्म करूंगा और इनके इंस्टीट्यूट के सामने ही अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा और मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखूंगा XXYZ, XXYZ, और मैं ये 1 लाख फीस लेते ना, मैं 10,000 में सारा काम करवा दूंगा। ठीक है, अब बच्चा क्या है, बच्चे ने देखा XYZ इंस्टीट्यूट 1 लाख रुपए ले रहा है भाई, 500 स्टूडेंट वहां पे जा रहे हैं, XXYZ वाला 10,000 रुपए ले रहा है, अरे कुछ नहीं आता होगा उसको इसलिए वो 10,000 रुपए ले रहा है। तो यहां पे जहां पे प्राइस कम है, आउट ऑफ इग्नोरेंस, प्राइस कम है फिर भी डिमांड कम है, क्यों? आउट ऑफ इग्नोरेंस, स्टूडेंट विल नॉट गो देयर, आउट ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, हाँ अभी भी चलता है डिमांड रामायण के लिए, तुम रामायण ही देखते रहो। ठीक है, अभी एग्जाम आने वाला है, अभी हो जाएगा काम। ठीक है ना, तो आउट ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो समटाइम्स लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, मतलब प्राइस कम है फिर भी उसका डिमांड कम रहेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ठीक है ना, क्वालिटी थोड़ी देखेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या देखेगा, अरे वहां पे 500 बच्चे आ रहे हैं, वहां पे मेरा फ्रेंड जा रहा है, ये देखेगा। स्पेक्यूलेटिव गुड्स, ठीक है, अरे ये वो गुड्स हैं जिसके अंदर सट्टा लगता है, सट्टा, तो ऐसे गुड्स के अंदर तो हो सकता है ना कि अगर उनका प्राइस बढ़ जाए तो भी उनका डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन है आगे कमाने की। ठीक है, स्पेक्यूलेशन इज ऑल सट्टा। ठीक है, देन नेसेसरीज के केस में, अरे नेसेसरी है, दवाई है, दवाई ये जरूरी है। ठीक है, नमक खाना जरूरी है, तो इस केस में नेसेसरी की डिमांड भी, अगर प्राइस अगर बढ़ भी जाएगी, नमक की प्राइस भी अगर बढ़ जाएगी तो भी डिमांड जो होगी वो इंक्रीज करेगी अप टू अ सर्टेन लेवल। ठीक है ना, अरे अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो उन्होंने क्या किया था, नमक के प्राइसेस को कंट्रोल करते थे ना वो, तभी तो गांधी जी आकर के ही हैज ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, नमक के ऊपर कानून बना रखा था उन्होंने, नालायकों ने। ठीक है, हाँ नवंबर में एग्जाम है, कभी भी एग्जाम हो भाई, पढ़ना तो है ही, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, कभी भी हो, कल एग्जाम हो, यू शुड प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। ठीक है, कि कल ही एग्जाम हो जाएगा हमारा तो। अच्छा, अब व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? ठीक है, हमने अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी। सर ये ऐसा क्यों होता है, क्यों चलती है पवन, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस जब कम होती है तभी डिमांड बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है सर, क्यों 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 क्यों, वाई वाई वाई, टेल अस।
ठीक है, तो उसके कुछ रीजंस है कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। ठीक है, उसका पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये कल हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां पे देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे इसको केवल इतना सा पढ़ना है। ठीक है ना। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है मिल्क। ठीक है, अब मिल्क है, मिल्क को बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई कमोडिटी है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उस केस में अगर उसकी प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे बहुत जगह यूज किया जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। ठीक है, व्हाई? बिकॉज अ कमोडिटी कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में यहां पे हमें रियल इनकम का इफेक्ट देखना है। वहां पे तो हमने रियल इनकम पढ़ ली थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहां पे देखो, अगर मान लो इनकम मेरी 1000 है, देखो एग्जांपल देखो यहां पे इनकम इफेक्ट को हम रियल इनकम से रिलेट करेंगे। ऊपर जब हमने इनकम देखा था तो वो किससे रिलेट किया था? मॉनेटरी इनकम से। ठीक है, तो याद रखना, जब डिटर्मिनेंट्स में आप इनकम पढ़ रहे हो तो वो मॉनेटरी इनकम होता है। जब आप इनकम इफेक्ट देखते हो कहां पे? रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में एक टॉपिक है ना, रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? अरे देखो ना, टॉपिक का नाम यहां लिखा है मैंने। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ते हो तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा क्या। अरे डिमांड फंक्शन एक और बार समझा दूंगा, अभी रुको बाद में। ठीक है हाँ, मैथ्स नहीं है क्या ये? हाँ, ये मैथ्स थोड़ी है, ये तो इकोनॉमिक्स है। मैथ्स जैसा लगता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए बच्चे को डर भी लगता है इससे, लेकिन इतना डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे इसको इनकम को हम रिलेट करेंगे रियल इनकम से। मतलब इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे मान लो तुम्हारी इनकम है 1000, तो तुम्हारी रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैन क्या है? ठीक है, अगर 200 रुपए का फैन है तो तुम्हारी रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैन है 5 फैंस। अब 100 रुपए का हो गया तो तुम्हारी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई ना, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, रियल इनकम की टर्म्स में, रियल इनकम की टर्म्स में। तो यहां पे इसको इनकम इफेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम इफेक्ट को क्या रिपीट करूं? देखो ना, कर तो रहा हूं। इनकम अगर तुम्हारी 1000 है, ये तो तुम्हारी मॉनेटरी इनकम है, मॉनेटरी इनकम। ठीक है, मॉनेटरी इनकम है। और एक पंखा जो है, मैं फैन का एग्जांपल लिया यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के केस में, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है। अगर फैन 200 रुपीज का आता है, हाउ मेनी फैंस यू विल डिमांड विद 1000? 5 फैंस। ठीक है, ठीक है ना। अगर फैन की प्राइस 200 से 100 गिर गई तो कितनी डिमांड हो जाएगी? 10। समझ में आ गया? तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जब नीचे जाती है तभी डिमांड बढ़ती है। अरे तो देख लिया ना, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये तो रियल इनकम का केस है। किसका केस है? रियल इनकम का। ठीक है, चलिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, प्राइस प्राइस ऑफ, अगर पेप्सी का प्राइस कांस्टेंट है, कोक का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो कोक पीने वाले क्या पीने लग जाएंगे? पेप्सी। ठीक है, तो प्राइस जिसका कम है वहां पे ही कंज्यूमर जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर मान लो कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और प्राइस भी ओवरऑल कम हो जाएगी, जैसे इंटरनेट के केस में हुआ है। ठीक है, इंटरनेट आजकल सस्ता हो गया है, राइट? ठीक, समझ में आ गया, राइट? ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो सिंपल है, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और जो यहां पे लिखा हुआ है इसको एक बार नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये टर्म्स का ही डिफरेंस होता है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा तभी होगा जब प्राइस एज अ फैक्टर काम करेगा। जब प्राइस एज अ फैक्टर काम करेगा, ठीक है, प्राइस एज अ फैक्टर काम करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और ये अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा, अलोंग द
सेम डिमांड कर्व होगा, ठीक है। तो ऊपर चल के देखते हैं जब प्राइस काम करता है तो अलोंग द सेम डिमांड कर्व किस तरीके से होता है। ये देखो ना ये यहां से अगर डिमांड बढ़ गई, प्राइस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे प्राइस 8 हो गया, यहाँ पे प्राइस 12 हो गया, ठीक है। तो 10 के ऊपर मान लो यहाँ पे ये जो है ये 100 है, यहाँ पे मैंने P लिख रखा है, यहाँ पे P कर देता हूं, यहाँ पे D कर देता हूं, एक ही बात है, राइट। ये नोट्स आप खुद भी लिख सकते हो। बस हर चीज तुम्हारे को पका पकाया चाहिए। कैसे? पेन लो, लिखो, सिंपल है, ठीक है ना। प्राइस कम हो गया, 8 रुपए प्राइस हो गया, तो यहाँ पे ये 130 हो गया, तो ये मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो गया ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जब प्राइस काम नहीं करता, अदर फैक्टर्स काम करते हैं, तो ये देखो ये होता है इंक्रीज डिक्रीज। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे ये येलो पोर्शन देखो ना, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो एक्सपेंशन और इंक्रीज डिक्रीज यहां से हमने ऐसे समझ लिया, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा अगर कोई फैक्टर्स काम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। जब ये मूवमेंट होता है तो इसको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अलोंग द सेम डिमांड होता है, यहां पे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होता है एक जगह से ठीक है। विल ट्राई टू प्रोवाइड द नोट्स, ठीक है, मेरे चैनल पे कर दूंगा, मैं देखता हूं अगर होगा तो विल ट्राई, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट जब मूवमेंट होता है, शिफ्टिंग होता है, ठीक है, तो अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और शिफ्टिंग जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब प्राइस काम करेगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जब प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो वहां पे क्या क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अरे यस और नो तो बोल दो अब, ठीक है। अब हमारे को इलास्टिसिटी पढ़ना है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी पढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, इलास्टिसिटी होता क्या है? देखो अभी हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े जिनकी वजह से डिमांड के ऊपर इंपैक्ट होता है। इलास्टिसिटी का मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी ड्यू टू दीज फैक्टर्स। कितना परसेंट डिमांड में चेंज होता है अगर हम किसी कमोडिटी का प्राइस इस परसेंट से गिरा देते हैं या इतने परसेंट से बढ़ा देते हैं, तो कितना परसेंट हमारी डिमांड में चेंज होता है। सो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, ठीक है, हिंदी में इसको लोच बोलते हैं, इलास्टिसिटी को जाके पढ़ लेना उसको, ठीक है, लोच, ठीक है ना। सिंपल है, राइट। तो इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को भी दिखा दूं एक बार, और फिर वो चिल्लाएंगे सर हिंदी में पढ़ाओ, सर सर यू शुड एक्सप्लेन अस इन हिंदी। ये तुम्हारा मूवमेंट हो गया मांग वक्र के साथ गतिशीलन बनाम मांग वक्र में परिवर्तन। ये आपका हिंदी में भी हो गया। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मांग की लोच को किसी एक चर जिस पर निर्भर करती है, अरे कई मतलब चर का मतलब डिटर्मिनेंट्स में परिवर्तनों के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे किसी एक चर जिस पर मांग निर्भर करती है के प्रतिशत द्वारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत को विभाजित करके मांग की लोच ज्ञात करते हैं। मतलब अगर किसी फैक्टर के अंदर चेंज होगा तो उसकी वजह से डिमांड में, मांग में कितना, चर मतलब फैक्टर, ठीक है ना, सिंपल है। हाँ ठीक है, चलिए इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। इलास्टिसिटी की वो सर ने आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है ना, उसके ऊपर जाकर के कोई क्वेश्चन पूछना हो तो देखो ना,
अभी मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा कि सर क्या अंतर है क्या प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में? हाँ बहुत अंतर है। इलास्टिसिटी कई तरह की हो सकती है, ठीक है। इलास्टिसिटी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। और जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो तो प्राइस इलास्टिसिटी है ही। आर यू गेटिंग इट? चलो चलो चलो, मेरा टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? मेरे चैनल के नाम से, ठीक है। इलास्टिसिटी हमारे को तीन तरह की पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड हम देखते हैं कि प्राइस का इंपैक्ट गुड की डिमांड पे क्या होगा। इनकम इलास्टिसिटी में इनकम का इफेक्ट देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में एक का प्राइस एक की डिमांड, रिलेटेड गुड्स में जैसा होता था ना, एक का प्राइस एक की डिमांड, उस हिसाब से हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के परसेंटेज मेथड को हम देख लेते हैं सबसे पहले आज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ्स बेस्ड है, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे? अरे किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो तुम? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन बेस इनटू 100, ठीक है। वैसे चेंज इन प्राइस अपॉन बेस प्राइस इनटू 100, ठीक है। अब 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे देखो ये P लिखा होगा ना, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया ये, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला डिजाइन हुआ है किसका? प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड करने का परसेंटेज मेथड से। गेटिंग इट? ठीक है। अब एक मेथड होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड ये भी परसेंटेज मेथड से लिया गया है, ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। सर आर्क मेथड क्या है? सर आर्क मेथड बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस जो लिया है ना, यहाँ पे बेस हमने पहले वाली क्वांटिटी डिमांडेड ले ली, जो चेंज हुआ उससे पहले वाला जो बेस था वो ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे हम बेस की जगह एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। बेस में क्या लेते हैं? एवरेज। एवरेज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल है। यहां पे देखो ना, आर्क मेथड बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बेस के अंदर हमने क्या लिया है? एवरेज। ये तो चेंज हो गया, चेंज तो सेम है। चेंज क्या होता है? एक माइनस दूसरा, Q1 माइनस Q2, ठीक है। और ये एवरेज हो गया डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये बच गया हमारे पास। सिंपल है। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो है इसको बोल दिया आर्क मेथड। तो आर्क मेथड और नॉर्मल परसेंटेज मेथड में क्या अंतर है? सर आर्क मेथड में हम जो बेस लेते हैं वो एवरेज लेते हैं, एवरेज, ठीक है। और परसेंटेज मेथड में जो बेस लेते हैं वो पहले वाली क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। सर फायदा क्या होता है? ये जो है ये वाला मेथड ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें हमने एवरेज ले लिया ना, तो पहले वाली क्वांटिटी और चेंज क्वांटिटी दोनों का इसमें मिश्रण का कलर आ गया, ठीक है। उसमें तो केवल बेस का ही कलर आया, ठीक है ना, इसमें दोनों का कलर आ गया। तो ये मेन ये ज्यादा अच्छा होता है उससे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सो मेन डिफरेंस क्या है? यूज ऑफ एवरेज एज बेस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए इसको अलग से बता दिया। फिर प्राइस इलास्टिसिटी में एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड या इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। किसका एवरेज? अरे एवरेज किसका होगा? यहाँ पे हम प्राइस ले रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस का एवरेज होगा, यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं तो क्वांटिटी का एवरेज होगा, बेस में। समझ में आ गया? ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड, सर 5 मिनट में इंस्पेक्शन मेथड खत्म कर दूं सर, उसके बाद आपको दे दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। लॉ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन हम यहाँ पे इसको खत्म करके चलेंगे इंस्पेक्शन मेथड को। यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड में बहुत सिंपल है, नथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। यहाँ पे जस्ट बाय लुकिंग एट अ डिमांड कर्व, एक लीनियर डिमांड कर्व है ऐसा, ये लीनियर डिमांड कर्व है, इसको जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डिमांड कर्व यू आर एबल टू फाइंड द इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये आता कैसे है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सिंपल है, वेरी सिंपल। जस्ट बाय लुकिंग एट द डिमांड कर्व यू आर एबल टू फाइंड द इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर हम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब इलास्टिसिटी में हमारे को डिग्री पढ़नी है,
जो कि हम कल पढ़ेंगे डिग्री पढ़ के, और फिर सप्लाई वाला चैप्टर भी कल खत्म कर देंगे, सप्लाई डिमांड खत्म, और कल हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इतनी चीजें आप पढ़ के आएंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाउट के लिए ईमेल विष्णु सर विल टेल यू अगेन, आई एग्जैक्टली डू नॉट नो द ईमेल आईडी, अगर मैं कुछ गलत बता दूं फिर, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग उस ईमेल पे अपने डाउट्स कर देना, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।